नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है और ये सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन बीजेपी अब खुद इसमें उलझती घिरती नजर आ रही। पार्टी के दिग्गज नेताओं पर अपनों के मुंह में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है और अब अपने कह चलें, और इसके कारण बीते कुछ समय से पार्टी में एक खींचतान की स्थिति बढ़ी है। लिहाजा बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहली बार रायपुर आए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने दो टूक कह दिया। पुत्र मोह त्याग कर पार्टी हित में काम करें नेता। शिव प्रकाश के इस बयान के बाद पार्टी में खलबली मची है, तो कांग्रेस अब इस पर चुटकी ले रही। सवाल तो ये उठता है, शिव प्रकाश को भरी मीटिंग में मंच से ये दो टूक क्यों कहना पड़ा? क्या कुछ साल पहले जो स्थिति कांग्रेस में थी अब वो बीजेपी में दिख रही है? चर्चा करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी को शिव मंत्र, एकजुट रहें, परिवारवाद से बचें। छत्तीसगढ़ का प्रभार मिलने के बाद पहली बार रायपुर पहुंची बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने दो टूक कह दिया है कि बीजेपी के नेता पुत्र मोह त्याग कर पार्टी के हित में काम करें। शिव प्रकाश ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव, बीजेपी के कुछ नेताओं पर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगता रहा है। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा प्रकोष्ठ की नियुक्ति में भाई भतीजावाद का आरोप बड़े नेताओं पर लग रहा है। बीजेपी मोर्चा के कई जिलों की नियुक्तियां तो बड़े नेताओं के पुत्रों और अपनों को एडजस्ट करने के लिए अब तक अटकी हुई है। इन सब को देखते हुए ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री ने बीजेपी को नसीहत दी। शिव प्रकाश के बयान से पार्टी में खलबली मची है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि बीजेपी में लोकतंत्र कायम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई योग्य है तो उसे मौका न दिया जाए। मेरा पुत्र है इसलिए वो पदाधिकारी बने, ये औचित्य का विषय नहीं है। विधायक का पुत्र है या कार्यकर्ता का पुत्र है तो केवल पुत्र है कार्यकर्ता का, इसके लिए उसका बाइकाट किया जाए, ये भी उचित नहीं है। कि जो अपने दम पे बढ़ करके कहीं न कहीं पद हासिल कर रहे हैं, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं, लेकिन अमूमन परिवारवाद से पार्टी को बचाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कुछ भी तर्क दे, लेकिन शिव प्रकाश की नसीहत से पार्टी के वो नेता जो बड़े नेताओं के भाई भतीजावाद और पुत्र मोह का शिकार हुए हैं वे खुश हैं। वहीं कांग्रेस भी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। तो उन्होंने जो कल संदेशा दिया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने परिवार से कब ऊपर उठेंगे, कब सड़क में आंदोलन करेंगे, ये उनको मुबारक। उनके ही नेतृत्वकर्ता ने स्पष्ट रूप से भरी बैठक में उनको कह दिया, तो ये तो उनको समझना चाहिए। बहरहाल ये सच है कि आज बीजेपी में वो सब हो रहा है जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन तमाम नसीहतों के बाद भी पुत्र मोह और परिवारवाद खुलकर सामने आ रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि शिव प्रकाश की नसीहत से छत्तीसगढ़ बीजेपी में क्या बदलाव आएगा? सत्ता से बाहर होने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरियां बढ़ी हैं, उसमें कमी आएगी? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो हमारे साथ में इस वक्त दो बहुत ही वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। दोनों पार्टियों की रीति नीति को समझते हैं, दोनों अपने पार्टी में जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और वर्षों से जो परंपराएं हैं या कुछ ऐसी चीजें शुरू हो गई जो शायद अनुचित होती हैं, जिस पर अब वरिष्ठ नेता कमेंट कर रहे हैं, उसको भी बखूबी जानते समझते हैं। सच्चिदानंद उपासने साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राजेंद्र तिवारी जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों ही वरिष्ठ हैं, आप दोनों पार्टी की रीति नीति समझते हैं, लेकिन आज उपासने साहब आपको जवाब देना है कि आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता जो आ रहे हैं, जो पार्टी की स्थिति देख रहे हैं प्रदेश में, उनको एक खुले मंच पर कहना पड़ रहा है कि पुत्र मोह से बचें। जो आरोप कांग्रेस पर लगाते थे वो अब पार्टी के भीतर अपने आप को ताकीद कर रहे हैं कि इससे बचें। क्यों? नहीं, देखिए कोई स्पेसिफिक उन्होंने यही बात कही ऐसा बात नहीं है। उन्होंने बहुत सी बातें जो भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है, जो पार्टी विद द डिफरेंस कहते हैं, तो उन्होंने उन सब कारणों को गिनाया कि जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों को लेकर चलती है, जिन लक्ष्यों को लेकर चलती है, उसमें हमारे क्या क्या पैमाने हैं, उन सब बातों को उन्होंने उसमें अपने भाषण में गिनाया।
वो तो स्वयं उन्होंने ये कहा कि अभी तो मैं छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हुआ हूँ, आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन सामान्यतः मैं यही सोचता हूँ कि जो पार्टी की हमारी पहचान है उसको ही मैं आपके सामने रखूँगा। जब आपसे बातचीत होगी बाद में, तब छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में या छत्तीसगढ़ की जो बातें हैं उनके बारे में मैं बातचीत करूँगा। एक सामान्य जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसी को मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। ये स्वयं उन्होंने स्पष्ट रूप से भाषण प्रारंभ करने के पूर्व ही कहा। उसमें बहुत सी बातें कही, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उदाहरण देते हुए कही, कार्यकर्ता बनकर हमको काम करना है ये कहा, नेता बनकर काम नहीं करना है ये भी कहा, कि हम कार्यकर्ता के बीच कार्यकर्ता बनकर जाएं, जनता के बीच में भाजपा कार्यकर्ता बनकर जाएं, नेता बनकर न जाएं। ये सारी बातें, अनेक प्रकार की बातें उन्होंने जो है कार्यकर्ता के सुख में दुख में शामिल हों, ये जो हमारी एक पहचान है, जो शून्य से शिखर तक हम पहुंचे हैं। उन्होंने इसी बात को इंगित करते हुए कहा कि ये हमारी ये नहीं है कि मेरा बेटा है इसलिए युवा मोर्चे का अध्यक्ष बन जाए। यदि वो बेटा युवा मोर्चे में काम करते हुए अपनी पहचान बनाता है तो निश्चित रूप से वो अधिकारी हो जाता है उस युवा मोर्चे का पदाधिकारी बनने के लिए। लेकिन केवल मेरा बेटा है जो पायलट है और उसको लाकर प्रधानमंत्री बना दें, ये हमारे में नहीं होना चाहिए। हम उन बुराइयों से बचे जो वंशवाद इस देश की एक राजनीतिक दल में चल रहा है, उस वंशवाद से हम बचे। हम कार्यकर्ता यदि हमारा है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसके साथ अन्याय भी न हो। इस प्रकार की सारी बातें जो है उन्होंने, केवल पदाधिकारी है इसलिए उसको काम सौंपना और जो पदाधिकारी रहकर निवृत्त हो गया उसको काम न सौंपना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हम सब को लेकर चलते हैं और उसने कहा कि भाई हम शून्य से शिखर तक इसीलिए पहुंचे हैं और कांग्रेस शिखर से शून्य तक इसलिए पहुंची है कि ये सारे दुर्गुण कांग्रेस में थे, इस कारण कांग्रेस शिखर से शून्य पे आई है और हम शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं। तो उसको बचाए रखना हमारे मनीषियों ने, हमारे लोगों जो हमारे पूर्व उत्तर है उन्होंने जो त्याग तपस्या की है उसको हमको बचा कर रखने की आवश्यकता है। उपासने साहब बहुत जल्दी से इसी से दो जुड़े छोटे छोटे सवाल, उपासने साहब दो बहुत छोटे छोटे सवाल। आपने जो बातें की किसी प्रकार से जी आपने जो बातें की शून्य से शिखर तक, बाकी का देश या बाकी के हिस्सों में तो भारतीय जनता पार्टी पर ठीक बैठता, लेकिन 3 टर्म की सरकार के बाद यहाँ उलट दिखाई पड़ता। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह कि सौभाग्य हमारा कि आप ऐसे नेताओं में से हैं जो मुखरता से पार्टी के भीतर की दिक्कतों पर खुलकर बोलते और संकेत देते नजर आए। ये संकेत उनको भी मिले होंगे, तब तो उनको ये कहना पड़ा। ये रीति नीति अचानक से पहले नहीं, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि आप मोह से बचें। मतलब कुछ तो लोग हैं मोह में और उनके छले हुए कार्यकर्ता हैं। नहीं, देखिए राजनीति में मोह अवश्य होता है, हम उससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं। और जो दिखा है उनको पूरे भारतीय जनता पार्टी में उसको उन्होंने अभिव्यक्त भी किया है कि ये मोह से हमको बचना चाहिए। यदि ये मोह हमने पाल लिया तो हमारे पार्टी का हम वैसे ही नुकसान करेंगे जैसे कांग्रेस ने वंशवाद के कारण आज पार्टी को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि देश में वो धरातल पर दिख नहीं रही है, आज कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है। ये अपनी पार्टी के लोगों को वे एक मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में समय समय पर इन बातों को बताना आवश्यक है, क्योंकि सत्ता के साथ दुर्गुण आते हैं और उन दुर्गुणों से दूर रहना, बचकर रहना, ये बातें उन्होंने उदाहरण देते हुए अभिव्यक्त किए, बताए। तो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि उन्होंने पार्टी के जो बातें उनके मनोमस्तिष्क में आई है, जो बातें उनको सुनने में आई होगी, वो सुधारने का काम पार्टी का है। आज विपक्ष में है, हम हैं और हम 2 की संख्या में कभी लोकसभा में थे, आखिर हम 2 की संख्या से आज 303 की संख्या में आए हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा है, राजनीति में हमने बहुत कुछ परिवर्तन किया है, देश की राजनीतिक स्थितियों को हमने अपने पार्टी से दूर रखा है जो कांग्रेस की बुराइयां थी। ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन 15 साल बाद जो 14 पे सिमटे हैं, 15 पे आए हैं, 14 तक सिमटे हैं, इसको लेकर के भी जरूर आपने ठीक स्वीकार किया कि इसमें उनको भी कुछ दिखा होगा। राजेंद्र तिवारी साहब, वंशवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी झेलती आई, कोई नई बात नहीं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जहां सरकार चला रही है वहां विरोधी पार्टी को जो आप पर आरोप लगाते थे उनको नसीहत है, पुत्र मोह से बचें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो विषय है थोड़ा उस पर मैं आपसे कह दूं, ये जितनी बात शिव प्रकाश जी बोल करके गए हैं ये थोथी और अव्यवहारिक बात है। भाषण दे रहे थे उन लोगों के सामने जिन्होंने अपना जीवन, अब ये बैठे हैं ना अभी सच्चिदानंद जी, इन्होंने तो अपना पूरा जीवन तपा दिया उसमें, आरएसएस में भी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में,
और उपदेश ऐसा दे करके गए जैसे ये सब बुद्धू लोग बैठे हैं और उनके बीच में वो प्रवचन झाड़ करके जा रहे हैं। चलिए, इनकी पार्टी का मामला है, वो क्या बोल करके जाते हैं, क्या करते हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है। मगर बात है पूरी तरह से अव्यवहारिकता की। पुत्र की बात कर रहे हैं। अभी एक बात थोड़ी आपत्तिजनक बात कही सच्चिदानंद जी ने कि पायलट के बाद में उनको प्रधानमंत्री बना दिया। थोड़ा सा अपने आप को सुधारिए। सीधा पायलट से प्रधानमंत्री नहीं बने थे। पहली बात, वो कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे और उसके बाद में प्रधानमंत्री बने और देश के लिए कुर्बान भी हो गए। उनकी पत्नी को 2004 में आपकी पार्टी को बुरी तरह से हराने के बाद में पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड गया था कि मैडम आप बनिए देश की प्रधानमंत्री। देश की जनता ने आपके लिए वोट दिया है कि आपको प्रधानमंत्री बनाना है और उन्होंने उसको अलग कर दिया कि मैं नहीं बनूंगी, ये मनमोहन सिंह जी हैं, इनको बनाया जाएगा। तो ऐसा त्याग, तपस्या और बलिदान थोड़ा अपने यहां से किसी एकाध परिवार को निकाल करके बता दीजिए जिनके दो लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया हो। जहां तक परिवारवाद की, पुत्रवाद की बात कर रहे हैं, ये जयंत सिन्हा कब से हो गए थे? कितने बड़े नेता हैं भाई। यशवंत सिन्हा जी के पुत्र अनुराग सिंह जी, उनको अपने पिता का ही लाभ मिला ना, प्रेम प्रकाश जी धूमल का। आपके जयंत के अलावा पंकज सिंह जी, हमारे वर्तमान जो रक्षा मंत्री हैं, उनके चिरंजीव। और फिर ये मुझको बताइए, जय शाह कौन है जो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बनकर के बैठे हुए हैं? इनको अपने पिता कभी उसके बोर्ड के कभी साधारण मेंबर तक नहीं थे, वो आज सेक्रेटरी बन करके बैठे हुए हैं क्योंकि अमित शाह के पुत्र हैं। जो बातें सही होती है, जो व्यवहारिक बातें होती, उन बातों को किया जाए भाई। आपका पुत्र अगर योग्य है, एक बात ध्यान रखिएगा पाठक जी कि हर क्षेत्र में आदमी अपने पुत्र के, अपने पुत्री का, परिवार के लोग समीक्षा करते हैं। सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन ऐसा जीवन है जिसमें आम जनता समीक्षा करती है, जनमानस समीक्षा करता है कि ये उस योग्य पर रहने योग्य है कि नहीं। मैंने बड़े-बड़े, आपका समय नहीं तो मैं 10 बड़े-बड़े नेताओं के नाम लेकर के बताना चाहूंगा कि उनके पुत्र को लोगों ने ठुकरा दिया, उनके पुत्रों का नाम तक नहीं जानते। महात्मा गांधी से लेकर के लंबी श्रृंखला है जिनके बच्चों का नाम नहीं जानते, और जिनके पुत्र हैं, जिनके बच्चे योग्य निकल गए, उनका नाम सबको जानते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। आपके पुत्र में अगर योग्यता है तो वो आगे बढ़ेगा। सिर्फ इसलिए उसको पीछे छोड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए कि वो फलाने नेता का पुत्र है, ये बात पूरी तरह से गलत है। हम सब ऐसे परिवार से आते हैं जो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। सच्चिदानंद जी, आप जानते हैं आपके परिवार ने कितना त्याग किया। अब आपको अलग कर दिया जाए, जैसा आपकी पार्टी अभी आजकल कर रही है आपके साथ में, तो पीड़ा नहीं होगी? तो भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के भी किसी भी कार्यकर्ता को पीड़ा होना स्वाभाविक है जब लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में निष्ठावान कार्यकर्ता को दरकिनार कर दे। वहां तक तो ठीक है, मगर किसी नेता के पुत्र को इसलिए आगे ना बढ़ाया जाए क्योंकि वो नेता का पुत्र है, ये बात अव्यवहारिक है और होगा नहीं। प्रेम प्रकाश पांडे के पुत्र को इसलिए आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा क्योंकि सरोज पांडे विरोध कर रही हैं, तो यह बात तर्कसंगत नहीं है। प्रेम प्रकाश जी पांडे का पुत्र योग्य है तो आगे बढ़ेगा, उसको कौन रोक सकता है? या किसी भी नेता के पुत्र को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? तो ये बातें पार्टी में उन कार्यकर्ताओं के बीच में, जैसे जिसको आप अव्यवहारिक बता रहे हैं। हालांकि ये भी मैं बता दूं कि उन्होंने उसी मंच पर यह भी कहा कि अगर नेता का बेटा काबिल है तो उसको नेता बनाने में या उसको आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं, जो आप भी कह रहे हैं। लेकिन ये बातें उस मंच पर कहने की क्या जरूरत? फिर थोड़ा पीछे चलें, पिछली सरकार के समय जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बात उठाई थी कि एक मीटिंग में कहा गया था कि कुछ समय तक जो है आप अपना कट लेना बंद कर दें, आप जो है लोगों से अपना हिस्सा लेना बंद करें, तब शायद भला होगा। अब इस मंच पर यह बात कही, मुझसे पूछा जी तिवारी। ये बात ठीक है। इनके यहां सबसे दिक्कत की बात यह थी कि जब इनके प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि हम जो चुनाव हारे हैं वो कार्यकर्ताओं के कारण हारे हैं, और चुनाव के ठीक पहले तात्कालीन मुख्यमंत्री जी ने तो यह कहा कि आप लोग पैसा कमीशन लेना बंद कर दीजिए, 1 साल के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद में फिर ब्रैकेट में था वो, उसके बाद में फिर जितना चाहे उतना ले लीजिए, और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे वो दरकिनार थे। देखिए, नेता का पुत्र है इसलिए अयोग्य है,
उसकी समीक्षा तो जनता करेगी। अगर अयोग्य है तो कुछ दिन में वो खुद ही दरकिनार हो जाएगा। आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी रोकने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से चरण वंदना आजकल भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, सच्चिदानंद जी आज तीरथ सिंह रावत का बयान पढ़िए, मुझको शर्म आ रही है कि राजनीति का इस कदर अधपतन हो रहा है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राम और कृष्ण ने समाज का काम किया जिसके कारण हम उनको भगवान मानते हैं, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी हम उसी रूप में मानेंगे। तो कल से एक काम कीजिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है आप लोग अपने घर में राम और कृष्ण की मूर्ति के बराबर में नरेंद्र भाई मोदी की मूर्ति रखना और उनकी फोटो रखवाना चालू कर दें। इतनी ज्यादा चरण वंदना, और वो भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है। ये है राजनीति का अधपतन। और भैया हम अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे, ना हमको राष्ट्रवाद की बात करना है, ना हमको सांप्रदायिकता की बात करना है, ना अपने देशभक्ति का किसी को प्रमाण देना है। और इसमें हम शून्य से और भी चले जाएं तो भी हमको कोई हर्ज नहीं। हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। जिस तरह की हरकत और जिस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है राजनीति के लिए, वोट पाने के लिए, उससे ज्यादा प्रदूषित कोई बात नहीं हो सकती। चलिए आपकी बातों का उत्तर लूं। दो टूक संदेश है, इसके ऊपर हम उपासने साहब बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न केवल इतना था कि किसी एक भी नेता पुत्र जो कम योग्य है या उतना योग्य नहीं है, कार्यकर्ता जो लगातार सालों से सक्रिय है, उसका एक चांस गया तो शायद उसका पूरा करियर और जनता का एक ईमानदार नेता मिस हो सकता है। जवाबदारी कौन लेगा? नहीं, निश्चित रूप से यदि हमने पुत्र मोह में जो राजनीति के क्षेत्र में, जैसे अभी राजन भैया बता रहे थे, तो स्वाभाविक है कि किसी का पुत्र हो जाए तो उसकी अयोग्यता नहीं हो जाती कि वो राजनीति में शामिल हो। वो अपनी योग्यता से यदि राजनीति में आगे बढ़ता है। और ये बात तो शिव प्रताप सिंह ने निश्चित रूप से अपने भाषण में कही आगे इन सब बातों को, कि उन्होंने ये कहा कि एक कार्यकर्ता बनकर काम करता है और साथ में आगे बढ़ता है तो उसको आप नहीं रोक सकते। वो अपनी योग्यता के बल पर जो है टिकट का भी हकदार हो जाता है यदि जनता के बीच में अपनी पैठ बना लेता है और पार्टी के अंदर अपना संगठनात्मक पैठ बना लेता है, तो उसको आप नहीं रोक सकते। तो एक तरफा हम उसको नहीं ले सकते कि उन्होंने केवल इसी बात को कहा है। उन्होंने तो राजनीति की विसंगतियों को एक एक करके गिनाया, उसमें एक ही विषय आया। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी विषय को बोला उन्होंने नेता कैसा होना चाहिए, नेता का नेतृत्व का गुण कैसा होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कभी क्रोध नहीं करते थे, पर क्या पार्टी में ऐसा दौर चल रहा है क्योंकि हमला हुआ पूरे देश में, बाकी स्टेट में पार्टी की स्थिति और यहाँ पार्टी की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क विपरीत है। नहीं, निश्चित रूप से जब पराजय हुई है तो कार्यकर्ताओं में निराशा, नेताओं में थोड़ी सी निराशा, इन सब बातों को यदि कांग्रेस का हाल क्या हुआ था, 15 वर्षों के बाद कांग्रेस में जान फूंकने के लिए यदि प्रभारी आए तो उन्होंने जान फूंकी बार। अभी भी वो उसी बात को कहते हैं कि गुटबाजी ना करें, सब मिलकर काम करें, और गुटबाजी के चलते अभी तक लिस्ट घोषित नहीं हो पा रही है। तो ये सब बातें जो है ये सभी पार्टियों में एक प्रकार से होती है। और राष्ट्रीय नेतृत्व जब उन प्रदेशों में जाता है तो वहाँ की कमियों खामियों को देखकर निश्चित रूप से वहाँ उत्साह भरने का, उत्साहवर्धन करने का, और उसके बाद फिर से हम सत्ता में आए इस बात को लेकर उनको जागृत करने का काम करता है कि सब मिलकर जो है यहाँ, आपको मालूम होगा कभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ को इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने, जनता पार्टी के नेताओं ने, और इस प्रकार से कार्यकर्ताओं में प्राण फूके, तब जाकर जो है यहाँ पर जब हम 2000 में सरकार बनाए तो उस समय क्या स्थितियाँ थी। इसी प्रकार से जब हमने यात्राएं निकाली, भ्रष्टाचार को जनता के बीच में ले गए, तब जाके हम सरकार में आए। तो एक प्रकार से जान फूकने का काम जो है आज विपक्ष के दौर में हम हैं। तो एक तरफ जान फूकना है उपासने साहब, लेकिन दूसरी तरफ ये जो दिक्कतें हैं ना पार्टी के भीतर, उनको एड्रेस करना भी है। ये बात आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। आप स्वयं इस बात के साक्षी भी हैं और कई भुक्तभोगी भी हैं। कई सारी चीजों को लेकर आपने भी आवाज उठाई है, लेकिन अभी भी वो दूर नहीं हुई है। क्या एक टर्म पर्याप्त होगी? क्या एक टर्म में वो उत्साह लौट आएगा? नहीं, देखिए
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना मंजा हुआ है, तपा हुआ है कि वहाँ पूरा जीवन देकर पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले वहाँ संगठन मंत्री हैं, वो सारी बातों पर विचार करते हैं। और मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी यदि जो कमियां खामियां दिख रही हैं उसको दूर करने की वो पूरी तरह से मशक्कत कर रहे हैं, और बहुत से परिवर्तन भी उन्हें इसी कारण से किए गए हैं कि नया कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर नई एक प्रकार से ऊर्जा जो है कार्यकर्ताओं में, नेताओं ठीक है में तिवारी साहब, आपको और लगता है केवल ऊर्जा भरने के लिए 15 प्रभारियों को या वरिष्ठ नेताओं को कहना पड़ रहा है प्रदेश इकाई के सामने? नहीं, वो तो ठीक है, वो प्रभारी हैं और बतौर प्रभारी उन्होंने आकर के उपदेश देने का काम किया। अब इनके जैसे लोगों को भी उपदेश दिया उन्होंने, जिन्होंने पूरा जीवन तपा दिया। असल बात यह है सच्चिदानंद जी, आप तो भली भांति जानते हैं, आप सार्वजनिक रूप से बोलेंगे नहीं, मगर यह तथ्यात्मक बात है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में इस हद तक दुर्गति में पहुंचाने के दोषी रहे हैं, वही लोग आज भी तो काबिज हैं। उस समय भी आपको दर्द था और आज भी आपको दर्द होगा। आपसे मेरा मतलब आपके निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको भी शामिल करता हूं। भाई, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता मानता हूं। आज तो ऐसे कांग्रेस को नहीं, सुनिए ना, गत तक पहुंचाने में राहुल गांधी, पूरी बात सुन लीजिए ना, सोनिया गांधी, इसलिए दर्द को समझना पड़ेगा। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को, उन लोगों को दूर करना पड़ेगा। मगर आज भी आपके यहाँ वही लोग हैं, तो आपको कम से कम इस बात की समीक्षा करनी पड़ेगी। आपके प्रभारी अगर इस बात की समीक्षा करें तो अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग आए जो अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा सके, आप तो केवल ठकुरवादी बात न करें। और जिस तरह की बात अभी आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, इतनी शर्मनाक बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से पिंड छूटे। और हम तो चाहते हैं, देखिए आप भी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, मैं भी एक विचारधारा को लेकर के राजनीति कर रहा हूं, आप भी विचारधारा को लेकर के कर रहे हैं, मगर इतनी ज्यादा ठकुर सुहाती और इस तरह की घृणास्पद बातें नहीं होनी चाहिए। यह राजनीति के लिए ठीक नहीं है कि राजनीति में इतनी गिरावट आ जाए। ठकुर आप यानी चमचागिरी जिसको बोलते हैं, हालांकि बहुत हल्का शब्द है, उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया लोगों ने। और आपकी पार्टी के लोगों को भी यह समझना पड़ेगा, कम से कम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की और राष्ट्रीय संदर्भ की बात कर रहे हैं तो किसी दिन बैठ जाइएगा, उस मामले में भी हम लोग बात करेंगे कि हमारी ये स्थिति क्यों है और आप क्यों पहुंचे हैं। हाँ, क्योंकि हमने बताया ना, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, ना हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, न देशभक्ति का पाठ किसी को पढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि देशभक्ति तो हमारे खून में बसा हुआ है, ना हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ये बुनियादी फर्क है। केवल वंशवाद की बात करते हैं। इसके लिए हमको कुछ समय के लिए त्याग ये बोल दीजिए ना, हम केवल वंशवाद की बात करते हैं। 77 हारी थी, 52 के साथ में फिर से देश की जनता एक बात जो इस चर्चा में भी उपासने साहब, एक बात जो इस चर्चा में आपने भी कही, तिवारी जी भी कहते हैं, सत्तासीन दलों में सत्ता के आने के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। और अगर उस तरफ भी बड़े लोग इशारा कर रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ जन इशारा कर रहे हैं और कह के गए हैं खुले मन से दो टूक, तो उसका असर होगा, ये उम्मीद करते हैं सत्ता पक्ष के लोग भी, विपक्ष भी और साथ ही साथ प्रदेश की जनता भी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।